कि जिंदा लोग होते क्या है। कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो क्यों है भाई। वायरस के बारे में एक बात जानते हो, चलो बेटा, व्हाट इज लाइफ, लाइफ एक्चुअली में है क्या, ये हमारा टॉपिक है। ये बात वही है बेटा कि जो सब लिविंग के कैरेक्टर्स शो कर रहा है उसमें लाइफ है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू ट्रीज और प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम। तो ये कुछ वापस से प्रोसेसेस दी हुई हैं, हमने बहुत सारी प्रोसेसेस को पढ़ा, ठीक है, तो और देख लेते हैं। एस्टिमेटेड, अब एक बात को समझना कि कैसे कैसे ये पता चला कि लिविंग है यहाँ पे। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिवियान, जहाँ हमारी पूरी टीम आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लेकर आती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो बेटा आज हम 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है बेटा? द लिविंग वर्ल्ड। अब ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जहाँ हम ये पढ़ने वाले हैं कि जिंदा लोग होते क्या है। कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो क्यों है भाई, कैसे पता करते हैं कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है, या कह सकते हैं कि उसमें जिंदगी है, या कह सकते हैं उसमें लाइफ है, उसकी बेसिस क्या है। कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं कि ये जिंदगी, कैसे आप मान सकते हो कि सूरज से जिंदा है, कोई ना कोई एक कैरेक्टर तो होगा, है ना। तो अब जैसे कि बेटा इसमें कई सारी चीजें आपने कभी दिमाग में सोचा तो होगा ही ना कि कौन सी चीज लिविंग हो सकती है, कौन कौन सी चीज लिविंग हो सकती है बेटा। जैसे कि प्लांट हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे क्या आते हैं बेटा, लिविंग में आते हैं। हम मानते हैं कि लिविंग में आते हैं अभी तक तो बायोलॉजिकल, मैं तो जानता हूँ क्यों आते हैं लिविंग में, पर आपको मैं बताऊंगा, है ना। और वही नॉन लिविंग में हम क्या ले सकते हैं, माउंटेन ले सकते हैं, आपकी रिवर हो गई। ऑल्दो रिवर के अंदर जो फिश है वो लिविंग हो सकती है, पर रिवर अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग है। रॉक हो गया, सैंड हो गई, लैंड हो गया, ये सारी चीजें क्या है बेटा, नॉन लिविंग है। तो आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि भैया कौन सी बेसिस है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये चीज नॉन लिविंग है या लिविंग है। और ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। उनमें से एक है वायरस। वायरस के बारे में एक बात जानते हो, चलो बेटा, वैसे आएगा बहुत बाद में पर अपन जान लेते हैं यहीं पे क्योंकि जिक्र हो गया है तो जान ही लेते हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। प्रॉब्लम क्या है, इसके दो फेज हैं, एक है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द होस्ट बॉडी, जब वो होस्ट की बॉडी से बाहर रहता है, और दूसरा है बेटा इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी। और जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है वो ऐसा दिखाता है कि वो नॉन लिविंग है, मतलब उसमें कोई भी ऐसी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलती है जब होस्ट की बॉडी के वो बाहर रहता है। वहीं जब इनसाइड होस्ट बॉडी जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। अब ऐसे आदमी को क्या बोला जाए भाई, जो कहीं कभी कुछ और कर रहा है कभी कुछ और कर रहा है, तो इसको कहा गया बेटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या कहलाता है बेटा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और हमेशा से ये माना जाता रहा है कि हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही धीरे धीरे करके बने हैं। अपन वो हायरार्की आगे देखेंगे, है ना। तो आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है हमारे व्हाट इज लाइफ। क्या नाम है बेटा, व्हाट इज लाइफ, लाइफ एक्चुअली में है क्या, ये हमारा टॉपिक है। तो पहला पॉइंट देखो बेटा, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैसे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़े हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से बात समझो बेटा, आपकी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन, मतलब एक लिविंग बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, हेंस द ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ एग्जिबिटिंग द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस एटसेट्रा एंड शो independent existence in nature is designated as living being। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि क्या बेटा, ग्रोथ हो गया, क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है, उस वो हो गया। रिप्रोडक्शन, न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। कॉन्शियसनेस, मतलब किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू अपना रिस्पॉन्स देना। और अदर लाइफ प्रोसेस है, अदर लाइफ प्रोसेस में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे हमारी ब्रीथिंग आ जाती है, हमारा डाइजेशन आ जाता है, जो भी एक नॉर्मल लिविंग बॉडी में प्रोसेसेस होती हूँ उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से ये बात समझना बेटा कि ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हमारी ब्रीथिंग हो गई,
हमारा डाइजेशन होगा, खाना खाओगे तभी तो जिंदा रहोगे, सांस लोगे तभी तो जिंदा रहोगे, है कि नहीं? तो ये सब प्रोसेस किसमें आती है? लाइफ प्रोसेस आती है। और जो ये सब शो करते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? वो लिविंग है। ऑन अर्थ life is present in almost all the habitat, even in some of the most harsh environments, as well as like hot silver springs and snow covered areas. अब इस एक बात को समझो बेटा कि अर्थ में हर जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो। चाहे आप सहारा जैसे डेजर्ट में चले जाओ, वहां भी आप भी प्लांट्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। इवन आपको अंटार्कटिका पे भी लोग रहते हैं ना, और अगर लोग नहीं मिलेंगे तो भी यहाँ माइक्रोब्स तो मिल ही जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह। और बैक्टीरिया तो जिंदा है ना, हम तो जिंदा तो मानते हैं, मतलब वो भी लिविंग है। अब जैसे कि अर्थ पे ही देख लें, या कह सकते हैं हम नॉर्मल ग्राउंड पे ही देख लें, ग्राउंड पे हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? प्लांट्स मिल सकते हैं, है ना? एनिमल्स देख सकते हैं, मिल सकते हैं, ह्यूमंस देखने को मिल सकते हैं। और अब ये सब मिलके एक बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स बनाते हैं, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खुद का फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खुद का फूड बनाते हैं, जिसको बाद में कुछ एनिमल्स खा लेते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। फिर उन हर्बीवोर्स को कुछ कार्निवोर्स खा लेते हैं। तो ये फूड चेन भी बनती है, जिसमें आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करती है। तो ये बाद में क्या बन जाती है? बायोडाइवर्सिटी बन जाती है कि नहीं? आगे बात करते हैं और लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। दैट विच हैज अ लाइफ is called living and everything which does not have a life is called non living। ये क्या बात हुई भाई? ये बात वही है कि बेटा कि जो सब लिविंग के कैरेक्टर्स शो कर रहा है उसमें लाइफ है, वो लिविंग कहलाएगा। जो शो नहीं कर रहा वो कैरेक्टर्स, वो नॉन लिविंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो वो फैक्टर्स क्या है बेटा? वो फैक्टर हैं जो अभी अपन ने देखे भी थे, उनको थोड़ा डिटेल में आओ देखते हैं। All the living beings share certain unique and basic characteristics which set them apart from non-living objects। वो characteristics क्या है? यहाँ देखो, पहली चीज है ग्रोथ। अब यहाँ ग्रोथ को समझो बेटा। ग्रोथ ऐसी चीज है कि मान लो ये एक छोटा सा बेबी था, क्या ये हमेशा इतना ही बड़ा रहने वाला है? ग्रो करेगा ना, इसकी बॉडी ग्रो करेगी, हेयर्स एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब उसके ऑर्गन से लेके उसकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही है, वो बड़ा हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये है ग्रोथ। इसमें सेल्स डिवाइड कर रही है, नई सेल्स बना रही है, ऑर्गन्स को बड़ा कर रही है, इवन पूरी बॉडी को बड़ा कर रही है। अगर आप कोई पेड़ लगाओगे, अगर आप कोई पेड़ लगाते हो तो पहले उस सीड को लगाते हो। क्या लगाते हो? उस सीड को लगाते हो, फिर उसमें से कहीं पूरा का पूरा पेड़ बाहर निकलता है। तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। क्या पर क्या ग्रोथ सिर्फ हमें देखने को मिलती है? क्या से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है? नहीं बेटा, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है। पर कैसी ग्रोथ? इस बात को समझना। फिर इंडिकेशन चल रहा है, अभी इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना? जैसे मान लो कि माउंटेन है, क्या बेटा? एक माउंटेन है, इस पे स्नोफॉल हुई तो क्या इसकी हाइट बढ़ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है ना, भले थोड़ी सी बढ़ेगी। मान लेते हैं पहले इसकी हाइट 100 मीटर थी। कितनी थी? 100 मीटर थी। अगर 2 मीटर उस पर बर्फ गिर गई तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई? 102 मीटर। अब इसकी हाइट कितनी हो गई बेटा? 102 मीटर। तो क्या इसमें ग्रोथ नहीं हुई? हुई। पर कैसी ग्रोथ हुई? इस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। कैसी? एक्सटेंसिव ग्रोथ। ग्रोथ हुई पर बाहर से हुई, अंदर से नहीं हुई। हम वो ग्रोथ रिवर्सिबल भी है, इसको हटा देंगे, बर्फ हटा देंगे तो वापस से उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर अगर ये छोटा सा बेबी जो था, इसकी हाइट मान लो पहले 5 फीट थी। कितनी थी? 5 फीट। आज ये 6 फीट का हो चुका है। अगर आप इसको रिवर्स करने जाओगे तो मर जाएगा, नीचे से आपको पूरा पैर काटना पड़ जाएगा रिवर्स करने के लिए, है कि नहीं? इसकी ग्रोथ कहां से हुई? अंदर से हुई। तो इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। बॉडी ने अंदर से ग्रोथ करी है, ना कि बाहर से करी है। तो ये ग्रोथ नॉन लिविंग फीचर है, ये ग्रोथ क्या है? लिविंग फीचर है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ में भी इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का फीचर होता है। इस बात को याद रखेंगे बेटा, है ना? फिर आता है रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू यंग वंस या फिर न्यू ऑप्शन को इस दुनिया में लाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या सब के सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं?
कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल, हिन्नी, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरस्पेसिफिक स्पीसीज है। मतलब कि हॉर्स और डोंकी को मिला के इनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब कराया जाता है तब ये मिलते हैं। तो ये इनफर्टाइल स्पीसीज अलग से बनती है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज का मिक्सचर्स है। क्या है? दो अलग अलग स्पीसीज का मिक्सचर है। तो ये अलग चीज है, हमने नेचुरल प्रोसेस के साथ खिलवाड़ किया है, दो अलग अलग स्पीसीज को आपस में मिला के एक नई स्पीसीज बनाने की कोशिश की है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। वरना रिप्रोडक्शन एक कॉमन फीचर है लिविंग का, है ना। और बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म इट इज लाइक कि आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन, आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं या जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर आपकी बॉडी एक सेल की बनी है, दो सेल की बनी है, कितने सेल की बनी है, या तो आपकी बॉडी सेल से बनी होगी बिल्कुल कि एक ही सेल है भाई, या कई सारे सेल्स से बनी होगी तो टिश्यू कहलाएगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आपकी बॉडी में ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है तो कहा जाएगा आपकी बॉडी में क्या है? ऑर्गन्स है। और अगर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमंस की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ना सिर्फ कि एक ऑर्गन, है कि नहीं बेटा? तो ये सारे फीचर्स है। वही कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है बेटा? कि अगर मान लो ये पेन मेरी तरफ किसी ने आके मारा होता तो क्या मैं इसको पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे लाता कि नहीं लाता? तो ये स्टिमुलाई मिला जिसके खिलाफ मैंने रिस्पॉन्स दिया। कभी भी नॉन लिविंग थिंग रिस्पॉन्स नहीं देती है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स नॉन लिविंग नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग देता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो एक लिविंग बॉडी में होने चाहिए अगर हमें उसको लिविंग बोलना है, या हमें ये बोलना है कि उस बॉडी में लाइफ है। तो ये फीचर्स हमें कम से कम देखने को मिलने चाहिए। अब एक कॉमन टेबल देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में कि क्या क्या हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डेफिनिटिव स्ट्रक्चर। इससे क्या मतलब होता है बेटा? कि अगर एक स्पीसीज समझ लो, जैसे कि मान लो ह्यूमंस समझ लो, तो जनरली अगर किसी में एबनॉर्मलिटी नहीं है या फिर उसके हाथ पैर कट नहीं गए हैं या कुछ और नहीं हो गया, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे दिखता है? एक सर होगा भाई, दो हाथ होंगे, दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां होंगी, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? तो हर एक लिविंग स्पीसीज का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको लगभग देखने को मिल जाता है। वहीं पे एक बात बताओ, सारे पहाड़ एक जैसे दिखते हैं क्या? या आपको रोड में पड़े हर एक पत्थर एक जैसा दिखता है? वो अंदर से भले एक चीज का बना हो पर दिखता एक जैसा नहीं है। तो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं मिलता है किसमें? नॉन लिविंग थिंग्स में। ब्रीथिंग इज प्रेजेंट, आप ब्रीथ करते हो। ब्रीथिंग मैकेनिज्म से मतलब क्या बेटा? एयर को अंदर लेना और बदले में CO2 बाहर लेना, मतलब O2 अंदर लिया, CO2 बाहर निकाल लिया। ये चीज नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन देयर बॉडी। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? ऑब्वियसली बात है, वही जो सारी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है वो किसका पार्ट है बेटा? मेटाबॉलिज्म का। किसका पार्ट है? मेटाबॉलिज्म का। और ये चीज देखने को कहां नहीं मिलती है? नॉन लिविंग में मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती हैं। दे हैव लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन बोल सकते हैं। कि लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल से मतलब क्या बेटा? आपका बर्थ होगा, आपका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर एट लास्ट आप में डेथ होगी। इस बात को ऐसे समझना बेटा कि एक ऑर्गेनिज्म है कोई सा भी, उसका बर्थ हुआ मतलब वो इस दुनिया में आया, फिर एक फेज उसकी लाइफ साइकिल में ऐसी आएगी जब वो नए नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकता है। और एट लास्ट जो लाइफ प्रोसेस है, जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, जो लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो जब काम करना बंद कर देंगी तब उसकी डेथ मान ली जाएगी। याद रखना, डेथ कब मानते हैं हम? जब उसकी लाइफ प्रोसेस काम करना बंद कर देती है ना। लोकोमोशन एंड नो लोकोमोशन। क्या आपने कभी पहाड़ को मूव करते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कैसे कोई सा भी लिविंग थिंग है वो मूवमेंट शो करता है। आपके दिमाग में सवाल ये भी आएगा, सब प्लांट तो मूव नहीं करते? करते हैं बेटा। एट लास्ट ग्रोथ हुई है तो जो प्लांट आज इतना बड़ा था कल इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा? थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक तरीके का मूवमेंट। अब जरूरी नहीं है कि वो अपनी जगह से हिल के कहीं और जाए। मूवमेंट शो करता है, उसकी रूट्स कहीं ना कहीं जाती ही नहीं जाती, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अरे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जाती हूँ पर जाती है। लोकोमोशन शो करता है ना। आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करें। उससे पहले तो ये कुछ वापस से प्रोसेसर दी हुई है, हमने बहुत सारी प्रोसेसर्स को पढ़ा, ठीक है, पर और देख लेते हैं। एक तो है मूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लिविंग बॉडी है उसको मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। अगर वो नहीं जाएगा तो हंट नहीं कर पाएगा, अगर हंट नहीं कर पाएगा तो खाना नहीं पाएगा। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म है वो जो मूव करते हैं अपनी कई लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए मूवमेंट करते हैं। वही रेस्पिरेशन से मतलब क्या बेटा? O2 और CO2 का एक्सचेंज, जो भी अपन ने बात की थी, O2 और CO2 का एक्सचेंज।
और O2 बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी सेम वही बात, कॉन्शियसनेस, अगर आपने किसी आउटर स्टिमुलाई के लिए मतलब बाहर से कोई रिस्पॉन्स है उसके बदले में आप अपना एक रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो क्या कहलाएगी, सेंसिटिविटी। साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, अगर आप कोई खाना नहीं खाओगे, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। जैसे प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑब्वियसली बात है, अपने क्वेश्चन भी देखा कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेते हैं, और हम जैसे जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या करते हैं बेटा कि दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब जो आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है वो काउंट नहीं होता है हेटेरोट्रॉपिक में। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना खुद की बॉडी में, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम क्या करते हैं, ऑलरेडी कोई फ्रूट ले आया या सब्जी ले आया, सब्जी बना के उसको सिर्फ कुक करते हैं, वो कुक करना हुआ, ना कि खाना बनाना रियली। तो जो हम खाना बनाना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्सक्रीशन, अब ऑब्वियस सी बात है, आपने खाना खाया है तो कुछ ना कुछ एक्सक्रीटा बनेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो आपकी बॉडी में खराब होता रहेगा और आपको बीमार कर सकता है, एट लास्ट आपकी डेथ कॉज कर सकता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग का, हर एक लिविंग थिंग एक्सक्रीट आउट करती है जो उसका बचा हुआ वेस्ट होता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन, आप हम बात करते हुए आ रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने आने वाली जनरेशन को जन्म देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ ग्रोथ, एक छोटा पेड़ बड़ा हो जाता है वो ग्रोथ शो करता है, एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है वो क्या शो करता है, ग्रोथ शो करता है। क्या शो करता है बेटा, ग्रोथ शो करता है। अब मैंने आपसे जो बात कही थी कि हायरार्की में बताऊंगा कि कैसे सेल से फाइनली हम बायोडाइवर्सिटी तक पहुंच गए। तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे क्या प्रेजेंट है बेटा, एटम। क्या प्रेजेंट है, एटम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, एटम है। लेकिन हमारी बायोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को नहीं मानते हैं। एटम एट लास्ट मॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स मानते हैं। मतलब अगर आप हम ये माने कि आपकी बॉडी किस एटम की बनी है, तो मोस्ट ऑफ द बॉडी आपकी किसकी बनी है बेटा, कार्बन एटम। किसकी, कार्बन एटम की। वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जाके लिविंग सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिविंग सेल। और हमारे लिए स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, किसमें, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, है ना, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है, एक लिविंग सेल। वैसे वो अंदर उसको तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, पर हमारे लिए लिविंग सेल से मतलब क्या है कि जो चीज जिंदा है, वो यूनिट जो जिंदा है। इसके पहले मॉलिक्यूल और कंपाउंड ये जिंदा नहीं है, ना एटम जिंदा नहीं है। हमारे लिए पहली जिंदा चीज कौन सी मिली, सेल मिली। इसीलिए हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, सेल है। हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, सेल। केमिस्ट्री वालों के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, एटम। और हमारे लिए क्या है, लिविंग सेल है। क्यों, क्योंकि वो जिंदा है। एक सेल जो अपना खुद का काम कई सारी प्रोसेसेस कर सकती है, वो जिंदा है। मॉलिक्यूल्स जिंदा नहीं होंगे, है ना। कई सारे सेल्स मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू कई सारे मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म, मान लो आप बाहर निकलो, आपको सभी इंसान दिखते हैं कि नहीं दिखते, साथ में और भी कई स्पीसीज देखने को मिल सकती है। पर अगर सिर्फ एक स्पीसीज देखना चाहो तो आपके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज का एग्जांपल कौन सा है, कि ह्यूमन आपको सबसे ज्यादा देखने पड़ते हैं। मतलब ह्यूमन की पॉपुलेशन, मतलब एक स्पीसीज की नंबर ऑफ जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बोल सकते हैं। और पॉपुलेशन, कई सारी पॉपुलेशन, जैसे कि मान लो कि आप अपनी कॉलोनी में रह रहे हो, ठीक है, आपकी एक कॉलोनी है, एक पॉपुलेशन वो है, एक दूसरी कॉलोनी है, एक पॉपुलेशन वो है। ये साथ में मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। क्या बनाती है बेटा, कम्युनिटी बनाती है। और यही कम्युनिटी जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, जब जैसे दो कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है, जैसे कि हम कहाँ रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में। और हम आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उससे क्या बनता है बेटा, इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। और एट लास्ट पूरी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। क्या बनाते हैं बेटा, बायोस्फीयर। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। जो कवर्ड एरिया है हमारा वो बढ़ता जा रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी से मतलब क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ कंसीडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ पे चाहे शहरों में इंसान रह रहा हो, पानी में चाहे फिश रह रही हो, या फिर शहरों में ही, या कह सकते हैं जैसे ये शहर थे, यहाँ गांव में रहने वाले लोग, या फिर गांव में ऑलरेडी कैटल्स बहुत होंगे, उन कैटल्स को ले लो, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल ले लो जो जंगलों में रह रहा हो, या फिर कोई हवा में उड़ने वाला बर्ड्स ले लो।
ये सब के सब अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन माइक्रोब, कहीं भी माइक्रोब, मान लो एक अंटार्कटिका में आइसोलेटेड में एक माइक्रोब पड़ा हुआ है, वो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में आता है। मतलब अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी बायोडाइवर्सिटी मिलकर बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? बायोडाइवर्सिटी मिलकर बनाती है। एस्टिमेटेड, अब एक बात को समझना कि कैसे कैसे ये पता चला कि लिविंग है यहाँ पे, इस बात को समझना। Estimated scientifically named and classified species are 1.7 million approximately। मतलब हमने कितनी स्पीसीज को पहचान रखा है कि अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं? 1.7 मिलियन। कितनी? 1.7 मिलियन स्पीसीज को हमने जान रखा है, उनके साइंटिफिक नेम्स भी रखे। और इवन इवन कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये पूरे अर्थ का 10% ही हमने जान पाए। कितना जान पाए? 10%। मतलब इससे कहीं ज्यादा स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और कई सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब जो एक्सटिंक्ट है बेटा, वो हमें बताती हैं कि कैसे लिविंग थिंग थे, और उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल्स बोलते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले या फिर पैलेंटियोलॉजिस्ट ढूंढ के निकालते हैं, है ना। About 1.2 million animal species and over 0.5 million species are plants। तो एनिमल की स्पीसीज कितनी है बेटा? 1.2 मिलियन है। वही 0.5 मिलियन स्पीसीज किसकी है? प्लांट्स की है। और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो भी एनिमल्स या कह सकते हैं जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको कौन खोजते हैं? पैलेंटियोलॉजिस्ट खोजते हैं। किस फॉर्म में? फॉसिल्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और यहीं से कहीं से ये बात पता चली कि हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ था पहले भी, हमसे भी पहले लाइफ ओरिजिन करती थी। वो कहां से हमें प्रूफ मिलता है? फॉसिल से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? फॉसिल से मिलता है। अब बेटा, अब किसी भी लिविंग बॉडी को फंक्शन करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी। अगर कोई भी लिविंग बॉडी काम कर रही है या फिर कोई भी फंक्शन कर रही है, इवन अपनी खुद की लाइफ प्रोसेस भी कर रही है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू नेसेसरी वर्क। जब तक एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, आप देखोगे कि भैया खेल क्या है, थक गए, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो मम्मी को क्या बोलते हो? मम्मी आज बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। और अगर एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे ना बेटा। प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। ये बात कैसे समझो बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमंस के बारे में अब सोसाइटी बन गई है, कैसे एक पूरी सोसाइटी क्रिएट हो गई है। हम सिर्फ जीने और खाने के लिए नहीं, हम बहुत से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट पीपल्स हो चुके हैं। पर अगर एक कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा जाए कि अर्थ पे सिर्फ हमें एक लौती स्पीसीज थोड़ी ना है, कई सारी स्पीसीज है। उनका भी होल एंड सोल पर्पस क्या है? सर्वाइव करना, सर्वाइव करना। तो उसके लिए उनको क्या लगती है? एनर्जी लगती है। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। इस बात को समझो बेटा कि जो एनर्जी का सोर्स है, मेन सोर्स है, वो कौन है? सन है। क्यों? सन से जो भी एनर्जी आती है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी देखा था इस पे। क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद का क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। उस फूड को हर्बीवोर्स खाते हैं। कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। मतलब जो एनर्जी सन से प्लांट को मिली थी, जो एनर्जी सन को से प्लांट को मिली थी, प्लांट की बॉडी को हर्बीवोर्स ने खा के वही एनर्जी अपने पास ले ली। कुछ उनकी बॉडी प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स ने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब तो नहीं कर ली होगी, कुछ अपनी बॉडी को बड़ा करने के लिए यूज किया होगा। मतलब अगर उसने 100% था, तो हो सकता है 10% 20% ट्रांसफर हो गया हो। इस बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। जब आप 12th का आखिरी चैप्टर पढ़ोगे तब इस पर डिटेल में डिस्कशन आप देख पाओगे ना। तो प्लांट्स से जो हर्बीवोर्स ले रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ एनर्जी ले ली। और इस बार हर्बीवोर्स से किसने एनर्जी ले ली? कार्निवोर्स ने ले ली। मतलब कि जो एनर्जी सन ने प्लांट को दी, प्लांट की बॉडी को खा के हर्बीवोर्स ने ले ली, और कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स की पूरी बॉडी को खा के वही एनर्जी अपने पास ट्रांसफर कर ली। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ? कहां से चली थी? सन से चली थी। इसीलिए हमने कहा कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स, क्योंकि वही सबको एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं बेटा? बट नॉट ऑल लिविंग बीइंग्स कैन यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली। जो बात अपन ने करी कि सिर्फ प्लांट ही सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और खुद का खाना बना सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और प्रॉपर यूज इज इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट लाइफ एक्टिविटीज। अगर आपने एनर्जी को प्रॉपर कन्वर्ट नहीं किया तो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इस बात को ऐसे समझो बेटा, और इस बात को थोड़ा दिमाग में याद करके चलना कि हम जो कोई भी लिविंग बॉडी अगर
एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है तो इन फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज कर, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में यूटिलाइज करता है। इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे आने, जैसे हम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते जाएंगे, आगे और चैप्टर्स ऐड होंगे हमारे, उनमें हम इसको पढ़ेंगे। पर ये याद रखना कि लिविंग बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ये क्या है, एनर्जी करेंसी। और इसको हम करेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी से कोई भी काम करवाना है तो बदले में ये वो पैसा है जो आपको उसको देना पड़ेगा, ये वो एनर्जी मॉलिक्यूल है जो उसको देना पड़ता है। मतलब अगर सोलर एनर्जी आपको मिल भी गई तो आप सोलर एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो आपके किसी काम की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं किसी काम की नहीं है, आपको सिर्फ विटामिन डी मिलता है, आप बिल्कुल धूप सेक सकते हो, लेकिन आप उससे एटीपी नहीं बना पाओगे। वो एटीपी कौन बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं। कौन बना सकता है, प्लांट्स बना सकते हैं। आप इनसे वो मॉलिक्यूल ले सकते हो जिसको तोड़ के एटीपी बनाया जा सकता है। वो मॉलिक्यूल का नाम क्या बेटा, ग्लूकोज। मतलब कि प्लांट ने सन की सोलर एनर्जी को लिया और अपने खाने के लिए क्या बनाया, ग्लूकोज, जिससे वो बाद में एटीपी बना सकता है। और हम इतने लालची हैं कि हमने उसी का ग्लूकोज ले लिया और उसी के ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना ली, एटीपी बना ली, जो कि क्या है, एनर्जी करेंसी है। क्या बेटा, एनर्जी करेंसी है। आओ आगे बढ़ते हैं, हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।